नमस्कार। प्रारंभ पर आप सभी का स्वागत। मैं अवनीश। चैनल आपने सब्सक्राइब किया है, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियोस को आप लगातार लाइक कर रहे हैं, इसके लिए भी धन्यवाद। शेयर जरूर करिए और हाँ, बेल आइकन चैनल का जरूर दबा के रखिए ताकि किसी भी अपलोड की सबसे पहले सूचना सीधे आपको मिले। आइए, आज हमारे साथ कर्नल मयंक चौबे साहब हैं। एक ऐसी शख्सियत, एक ऐसा व्यक्तित्व, आप सबने इस चेहरे को कई सारे राष्ट्रवादी प्लेटफॉर्म्स पे देखा, स्थापित मीडिया में देखा है। 3 दशकों का हमारी गौरव, हमारे देश की शान, भारतीय सेना का अनुभव, इसके अलावा कई अन्य तरीके के और भी एक्टिविटीज जिसमें कर्नल साहब शामिल होते हैं। आज इनसे बात करेंगे और बात करेंगे अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में जो कुछ भी चल रहा है उसमें कहाँ तीसरी जगह समझौते की गुंजाइश खोजी जा रही है, कौन कौन देश इन्वॉल्व हैं और अब तक क्या हुआ। हालांकि नील बटा सन्नाटा ही है। कर्नल साहब, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद अवनीश जी, और बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद आपके सभी दर्शकों का। और आज श्री गणेश कर रहे हैं आपके चैनल से, तो माँ भारती को प्रणाम और गणेश वंदना के साथ में प्रारंभ। बिल्कुल। कर्नल साहब, मैंने जैसा कि अपने इंट्रो में ही बता दिया जी कि चलने को तो बहुत कुछ चल रहा है किसी तीसरे देश, और वो 56-55 न जाने कितने और कितने करने पर उतारू हैं उम्मा वाली कंट्रीज। गजवाए हिंद यहाँ भी चल ही रहा है, तो उनकी ख्वाहिश तो यही है कि 57, 58, 59 और ये गिनती बढ़ती जाए। लेकिन समझौते की कोई गुंजाइश दिखाई नहीं दे रही है। कई दिनों से बातचीत चल रही है, बातचीत किन शर्तों पर चल रही है। और हाँ, एक समझौता वाले चचा जो निकल के आए हैं वर्तमान परिदृश्य में, ट्रम्प चचा, जो हर जगह सीज फायर कराते हैं, हर जगह समझौता कराते हैं। हालांकि रशिया यूक्रेन में उनका क्या हाल है वो सब देख रहे हैं, वहां भी भारत की राह देखी जा रही है। और एक, करना साहब, मैं बड़ा स्वार्थी व्यक्ति हूँ। दुनिया में कहीं कुछ चल रहा हो मैं उस पर बात जरूर करता हूँ, लेकिन अंत में या ये कहिए कि शुरुआत से ही मेरी नीयत ये होती है कि भारत का क्या, मेरा क्या, हमारा क्या। तो हम चाहते हैं कि इस दृष्टिकोण से अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच जो कुछ भी टेंशन और टेंशन को खत्म कराने वाले हरे चादरें जो उड़ाने की कोशिश हो रही है, इस पर सर ओवर टू यू। जी, धन्यवाद अवनीश जी। बड़ा बढ़िया टॉपिक चुना है आपने और प्रासंगिक भी है, और भारत का इसमें काफी कुछ जुड़ा भी हुआ है। थोड़ा सा मेरी आदत है, मैं इतिहास को खंगालने का प्रयास करता हूं और वहां से निकालता हूं कि आखिर समस्या कहाँ है और कहां से पैदा हुई है। तो इसका इतिहास जाता है सन 1893 में। सन 1893 में सर ड्यूरेंट थे, उन्होंने एक लाइन खींची, और लाइन उन्होंने अपने ड्राइंग बोर्ड पे खींची, जमीन पर नहीं खींची। और वो लाइन जो थी उसने डिवाइड किया, विभाजित किया अफगानिस्तान को और उस समय ब्रिटिश इंडिया को। उसका नाम रखा गया ड्यूरेंट लाइन। देखिए, उस इलाके में लोग जो रहते थे वो ड्यूरेंट लाइन के इस तरफ भी थे और उस तरफ भी थे। वहां पर कबीले जो हैं वो ज्यादा जरूरी हैं बनिस्पत देश के। नेशनैलिटी जो है वो बैकसीट लेती है, कबीले की प्रथा जो है वो ज्यादा स्ट्रांग है। तो वहां पर जो सबसे बड़ा कबीला था, एक गुट था, वो था पश्तूनों का, जिनको लोग अधिकतर पठान भी कहते हैं बोलचाल की भाषा में। उनको इन्होंने पूरा रख के डिवाइड कर दिया ड्यूरेंट लाइन खींच के। सन 47 का समय आता है, भारत का विभाजन होता है पाकिस्तान और भारत में। अवनीश जी, मैं कभी बड़े मजाकिया अंदाज में बात को कहता हूं कि मेरा मानना यह है कि भारत और पाकिस्तान का विभाजन धर्म या जाति के आधार पर नहीं हुआ, ये आईक्यू के आधार पर हुआ है। जितने लोग थोड़ी सी निम्न आईक्यू वाले थे वो रेड क्लिफ लाइन के उस तरफ चले गए, और जो उच्च आईक्यू वाले थे वो इधर रह गए, या इधर रहना उन्होंने पसंद किया। और आप यकीन मानिए, हर रोज पाकिस्तान के नेता या पाकिस्तान के फौजी जर्नैल जो हैं मेरी इस बात को पुष्ट करते जा रहे हैं। मुझे ये डर है कहीं ऐसा ना हो कि इतिहास के पन्नों में मेरी ये लाइन चली जाए कि भारत का विभाजन आईक्यू के आधार पर हुआ था। तो आप रोक लीजिएगा कि अगर ऐसी लाइन कभी जाने का वहां प्रयास करती है। अब जब ये विभाजन हो गया, तो विभाजन के बाद में पठानों ने इस लाइन को कभी माना नहीं, बोला ये सैक्रोसैंक्ट लाइन नहीं है, हम इसको नहीं मानेंगे। और क्योंकि उनका रोटी बेटी का संबंध था लाइन के इस तरफ और उस तरफ, आवाजाही उन्होंने बरकरार रखी। पाकिस्तान ने बड़ी कोशिश की कि इस लाइन को एक डिवाइडिंग लाइन घोषित कर दिया जाए, परंतु अफगानिस्तान जो कि पठानों का बाहुल्य है,
उन्होंने इस लाइन को कभी भी मान्यता प्रदान नहीं की। पाकिस्तान ने कोशिश की वहां पर भारत की नकल करते हुए कटीले तार की बाड़ लगाने में, लेकिन अफगानिस्तान के जो सैनिक थे उन्होंने इस तार को, बाड़ को नीचे गिरा दिया। एक तरीके से उन्होंने एक जगह पर एक सिंबॉलिक गेट जो था उसको उन्होंने तुरखम बॉर्डर मान के उसको वहां पर छोड़ दिया, जिससे कि दुनिया को दिखता रहे कि भाई ये दोनों देशों के बीच में यहां पर विभाजन हुआ है। अब आता है समय 26-27 दिसंबर 2024 का। 2024 के बाद में उस समय क्या होता है कि थोड़ी झड़पें जो हैं वो बढ़ जाती हैं, बमबारी बढ़ जाती है। ऐसा नहीं कि झड़पें रुकी थी दोनों देशों के बीच में, झड़पें बढ़ जाती हैं। और ये समय जो है इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इससे पहले जो झड़पें चल रही थी वो लोगों के संज्ञान में नहीं आ रही थी, परंतु इसके बाद में लोगों ने इसको देखना शुरू किया कि आखिर ये एक समस्या जो है यहाँ पर मुंह बाहे खड़ी है और इससे आप आंख मूंद नहीं सकते। धीरे धीरे ये झड़पें बढ़ती रही और अब हम पहुंचते हैं बिल्कुल निकट इतिहास में, जबकि अक्टूबर 2025 में पाकिस्तान ने दुस्साहस किया और उसने हवाई हमला किया काबुल के ऊपर, ये कहते हुए कि हमने टीटीपी के एक वरिष्ठ नेता को वहां पर समाप्त किया है। अब मजे की बात यह है कि हिलरी क्लिंटन ने पाकिस्तान के अपने दौरे में यह कहा था कि जो लोग अपने पिछवाड़े में सांप पालते हैं तो वो ये मान के ना चलें कि ये लौट के उन्हें नहीं डसेंगे, और पाकिस्तान के साथ में यही हुआ। पाकिस्तान ने टीटीपी, तालिबान, जो भी आतंकवादी संगठन हो, मैं तो ये बोलूंगा अवनीश जी, किसी भी आतंकवादी संगठन का आप नाम ले लीजिए और उसके साथ में पाकिस्तान के तार अवश्य आपको जुड़े मिलेंगे। तो पाकिस्तान को अगर डॉक्टर एस जयशंकर ने मदर ऑफ टेररिज्म बोला है तो कोई बड़ी बात नहीं कही है, उन्होंने तो एक उनको उपाधि दी है। देखिए, भारत जो है वो टी से संबंधित बहुत चीजें एक्सपोर्ट करता है, टेक्सटाइल एक्सपोर्ट करता है, टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट करता है, आईटी के क्षेत्र में एक्सपोर्ट करता है। पाकिस्तान भी अपना टी जो है वो एक्सपोर्ट करता है, लेकिन उसका टी जो है वो टेररिज्म आता है। दोनों के टी में जमीन आसमान का फर्क है, एक जोड़ता है तो एक तोड़ता है। अच्छा, अब आते हैं हम इस झड़प के ऊपर। जब इन्होंने बोला कि हमने इस नेता को समाप्त कर दिया है, तो ये नेता जो है ये कहते हैं आई एम प्रेजेंट सर। जैसे स्कूल में बच्चे नहीं होते, बैक बेंचर नहीं आया तो टीचर को बड़ा अच्छा लगता है कि आज ये क्लास से गायब है, लेकिन बैक बेंचर बोलता है आई एम प्रेजेंट सर। तो वैसे इन भाई साहब ने बोला कि मैं तो भैया तुम्हारे नाक के नीचे तुम्हारे देश में वजीरिस्तान में बैठा हूं, कहां ढूंढ रहे हो तुम मुझे? मोकू कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास हूं। तो उन्होंने वहां हाथ खड़ा कर दिया। अब पाकिस्तान की माहौल जो था वो पूरे दुनिया भर में उड़ रहा था, क्योंकि 1 घंटे के भीतर इन्होंने अनाउंसमेंट कर दिया मैं तो यहां पर हूं। उसके बाद में एक समय आता है जब तालिबान के फॉरेन मिनिस्टर भारत में प्रविष्ट होते हैं और 10 तारीख को एक जॉइंट स्टेटमेंट इशू करते हैं साउथ ब्लॉक से सुबह के समय। और वो स्टेटमेंट जो था वो अवनीश जी बहुत जरूरी स्टेटमेंट था, जिसमें उन्होंने भारत को पूरी छूट दी कि आप हमारे देश में आइए और जो भी संपदा है आप उसको हमारे साथ मिलकर बांटिए, उसको उत्खनन कीजिए और उसको आप प्रयोग में लाइए, क्योंकि अफगानिस्तान ये मानता है कि भारत उसका एक ऐतिहासिक मित्र है। हमारे संबंध अफगानिस्तान के साथ में बहुत पुराने हैं। आपको ध्यान होगा कि महाभारत के समय एक रानी हुआ करती थी जिनको गांधारी बोलते थे, तो आज वो गांधार जो है वो अफगानिस्तान में जिसको कंधार बोलते हैं। ज्यादा नहीं जाएंगे कि वो कितने जनपद थे और कैसे आई थी और कहाँ गई थी, मामा शकुनी क्या करते थे। आपने एक शकुनी से मुझे याद आया कि आपने एक जिक्र किया था, एक चचा जो है वो मध्यस्थता कराने में बड़े एक्सपर्ट है। तो अवनीश जी, एक बड़ा मीम चल रहा है सुंदर सा, तो उसमें न जाने कितनी अक्षौहिणी सेना इस तरफ है और कितनी अक्षौहिणी सेना इस तरफ है, परंतु बीच में भगवान कृष्ण दिखाई दे रहे हैं। तो आप समझ जाइए कि ये पक्का कुरुक्षेत्र की भूमि है और हमारे ये चचा जो हैं ये बीच में खड़े हैं। वो कहते हैं मैं आया हूं मध्यस्थता करने के लिए। मैंने आपके एक्स पे वो देखा, आपने शेयर किया उसे, आज ही सुबह देखा जी। तो यही मध्यस्थता का प्रयास किया गया अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में, और ये मध्यस्थता का प्लान जो बनाया ये बनाया कतर ने और तुर्की ने। अब कतर का बोलबाला है और तुर्की का भी बोलबाला है, तो उन्होंने चूज किया जगह को इस्तांबुल। अब इस्तांबुल में जाके ये दोनों जो फरीक हैं ये आपस में आमने सामने बैठते हैं कुछ डिस्कशन करने के लिए। 4 दिन बैठ नहीं पाते ये आपस में, और फिर ये इनकी वार्ताएं जो होती हैं टूट जाती हैं और हस्बे मामूल जैसे कि गोलाबारी चल रही थी बॉर्डर्स पे वो जारी रहती है। फिर पता नहीं क्या होता है कि फिर जाके आमने सामने बैठ जाते हैं।
और आमने सामने बैठते हैं और ऐसे बैठते हैं कि पाकिस्तान के जो विदेश मंत्री हैं वो एक बयान दे बैठते हैं कि अगर अफगानिस्तान ने हमारी बात नहीं सुनी तो हम जाके इनके डीप अंदर तक स्ट्राइक करेंगे, वी विल ऑब्लिटरेट देम, यानी हम इनको बिल्कुल नेस्तनाबूद कर देंगे, एंड वी विल सेंड देम टू द केव्स, यानी इनको हम गुफाओं में भेज देंगे, यानी स्टोन एज में लेके जाएंगे, उनको पाषाण काल में लेके चले जाएंगे। ऐसा किया कहा पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने। और भाई साहब, ये विदेश मंत्री वो विदेश मंत्री हैं जिन्होंने एक बार पूछने पर यह बोला था कि भारत के राफेल गिरे हैं, आपको कहां से पता लगा? तो कहते हैं जी सोशल मीडिया से। तो ऐसी जी ये चित्र था ये, जिसमें ये आए हैं मध्यस्थता कराने के लिए कौरवों और पांडवों के बीच में। मैंने आपके एक्स से उठाया इसे अभी अभी। ये तो अच्छा हुआ यहाँ नहीं थे, अगर ये धोखे से त्रेता में पैदा हो गए होते तो शायद ये श्रीलंका में मिलते हमें। बिल्कुल हो सकता है हमारे कुछ सनातनियों को बुरा लगे, लेकिन बातों को संकेत में कहने का एक ये भी अंदाज है, ये रचनात्मक क्रिएशन है। इसे मुझे नहीं लगता कि किसी धार्मिक भावना से जोड़ा जाना चाहिए कि कृष्ण के ही सामने ट्रम्प चचा कहां से करे। मेरी तो हंसी नहीं रुकेगी इसको अगर मैं देखते रहूंगा, क्योंकि मन जो है वो चित्र दिमाग में बनाना शुरू कर देता है। खैर, प्रयास इन्होंने किया मध्यस्थता का। अब ये मेरा मानना ये है कि ये वार्ताएं जो है ये टूटी नहीं तोड़ी गई हैं। बहाने को और बहुत होते हैं। बहाना पाकिस्तान ने ये दिया कि अफगानिस्तान की भूमि का प्रयोग किया जा रहा है भिन्न भिन्न आतंकवादी संगठनों द्वारा पाकिस्तान पे हमला करने के लिए। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अब अफगानिस्तान बोलता है कि भाई तुम पे जो हमले कर रहे हैं वो तुम्हारा आंतरिक मसला है, क्योंकि तुम्ही ने पैदा किया है, तुम्ही ने दर्द दिया है, तुम्ही दवा देना। तो इस समय वो दवा के बदले दबा देना की बात चल रही है। व और ब का अंतर हो गया है, और इस समय जो दवा देना चाह रहे थे वो गर्दन दबा रहे हैं पाकिस्तान की। तो दोनों शब्दों में थोड़ा सा हेर फेर वहां पर हो गया। नुक्ते के हेर फेर से खुदा से जुदा हो सकते हैं, तो दवा से दबा भी हो सकता है। ये ऐसा देखने में पड़ रहा है इन दोनों के बीच में। अब बड़ी मजे की बात है अवनीश जी, जो न जाने क्यों लोगों के ध्यान से छूट गई। हुआ ऐसा कि अफगानिस्तान ने बोला कि हमारे पास में एक बड़ा सुंदर सा एयरबेस है। उस एयरबेस का सदुपयोग जो है वो सोवियत यूनियन ने भी किया था सन 79 से पहले, और उसने अपना गढ़ बनाया था। अमेरिकी भी आए थे, उन्होंने भी इसको अपना गढ़ बनाया। कारण ये है कि इस एयरबेस की दूरी काबुल से मात्र 60 किलोमीटर है, चाइनीज सीमा से 800 किलोमीटर की दूरी पर है। गजा, जो कि इस समय लोगों के बड़े ध्यान में है, उससे मात्र 3100 किलोमीटर दूर है, और पाकिस्तान के पेशावर से ये मात्र 310 किलोमीटर की दूरी पर है। तो इसको थोड़ा सा आप संभाल सुधार करा दीजिए तो आपकी कृपा होगी। देखिए, भारत का रिकॉर्ड रहा है अफगानिस्तान की हर क्षेत्र में मदद करने का। एक बहुत महत्वपूर्ण डैम है सलमा डैम के नाम से, वो इंडिया अफगानिस्तान फ्रेंडशिप डैम के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि भारत ने अफगानिस्तान की कैपेसिटी बिल्डिंग में मदद की है, इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत मदद की है। चूंकि आप आईसीसीआर से संबंध रखते हैं, आपको विदित होगा कि 1000 बच्चे आईसीसीआर स्कॉलरशिप पर अफगानिस्तान के भारत में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, उनको स्कॉलरशिप दी जा रही है। उसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एक प्रोग्राम चलाती है, इसको कहते हैं आईटेक प्रोग्राम। आईटेक प्रोग्राम में एक साल में एवरेज 10,000 लोगों को शिक्षा दी जाती है और या ट्रेनिंग दी जाती है। उस 10,000 में से आज की तारीख में 625 सीट जो है वो अफगानिस्तान के पास में है। अफगानिस्तान के पास में मेरे ख्याल से 36 प्रांत हैं। 36 में से 32 प्रांत में 136 कंपनियां हाई वैल्यू प्रोजेक्ट्स जो हैं इस समय अफगानिस्तान में चला रही हैं। अगर कोई बोलता है कि भारत अफगानिस्तान में क्या इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तो उनकी आंखें खोलने के लिए मैं आपके साथ में ये साझा कर रहा हूं आंकड़े, एक ही जगह पर लोगों को देखने को ये मिल जाए। अफगानिस्तान की पार्लियामेंट जो थी, उसका निर्माण जो था वो भारत सरकार ने कराया। मैं भाई साहब एसोसिएटेड रहा हूं अफगानिस्तान के डिप्लोमेट्स की ट्रेनिंग जो है हमने भारत में कराई है, सुषमा स्वराज इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन सर्विसेज में। तो 2 ऐसे कोर्सेज के साथ में मेरा संबंध रहा है। तो वो अफगान जो है मेरे साथ अभी भी संबंध में है, संपर्क में है, और उनसे मेरी अक्सर बात हो जाया करती है। तो अफगान को मैंने बड़े करीब से देखा है, और उनका दिल जो भारत में धड़कता है, इसका कोई मुकाबला नहीं है। आपने नाम लिया था वो 56, 55, 53, 57 का, आपस में बड़ा भाईचारा है। एक बार अवनीश जी एक नेशनल टेलीविजन पे मेरे मुंह से अनायास निकल गया कि एंकर ने जब पूछा
कि आपस में इन देशों का भाईचारा है, इजराइल और ईरान के युद्ध में ये मध्यस्थता कराने आ सकते हैं। तो मैंने उनसे ये बोला कि भाई साहब ऐसा है, भाईचारा तो है, परंतु कोई भी भाई के लिए चारा बनना नहीं चाहेगा। और ये स्टेटमेंट बड़े सोच समझ के मैंने दिया था, क्योंकि उस समय ईरान उलझा हुआ था इजराइल के साथ में, और लोग कह रहे थे कि पूरे इस्लामिक मुबालिक जो हैं वो आके ईरान के पीछे लामबंद खड़े हो जाएंगे। तो मेरा ये मानना है कि भले ही कुछ हो जाए, ये भाईचारा जो है, कोई भी अपने भाई के लिए चारा बनना पसंद नहीं करेगा। ये लिखित में ले लीजिए आप मुझसे। तो ऐसा ही होता है, इनकी टॉक्स टूटती हैं और टॉक्स टूट के फिर जाके ये टेबल पे बैठ जाते हैं। उससे एक बात तो पक्की थी कि पाकिस्तान जो है वो चाहता है येन केन प्रकारेण शांति हो जाए ड्यूरेंट लाइन के पास में, क्योंकि अब मुझसे संभाले नहीं संभल रहा है। क्यों? क्योंकि देखिए, कल ही भारत ने एक एक्सरसाइज त्रिशूल का प्रारंभ किया, और मेरी बातचीत में यह निकला कि त्रिशूल जो है, चूंकि 3 उसके साथ में फल जुड़े हुए हैं, तो हर चीज 3 के साथ में है। तो शायद ये संजय दीक्षित जी ने मुझसे बोला कि त्रिशूल नाम इससे रखा गया क्योंकि वो ट्राई सर्विस एक्सरसाइज है, मतलब थल सेना, जल सेना और वायु सेना तीनों उसमें पार्ट ले रहे हैं, इसलिए उसका नाम त्रिशूल रखा गया। मैंने बोला भाई साहब थोड़ा नोट करते चलते हैं। अगर हम अंक गणित में जाते हैं तो किस दिन शुरू हुई है ये एक्सरसाइज? 30 तारीख को। तो 3 + 0 बनते हैं 3। कितनी जगह पर नो टाइम इश्यू किया भारत ने? एक राजस्थान, गुजरात और बे ऑफ बंगाल तक आता हुआ, एक केंद्रीय भारत में जो कि ग्वालियर के ऊपर की कुछ जमीन पर, और कुछ पूर्वी दिशा में थोड़ा सा इलाका जो था, हमने उसमें नो टाइम डिक्लेयर कर दिया 3 जगह पर। और 3 की फिगर जो है सनातन में बड़ी शुभ मानी जाती है। तो कोई भी इस चीज को हल्के में ना ले कि ऑपरेशन सिंदूर जो है वो खत्म हो गया है। बहुत लोग बोलते हैं ऑपरेशन सिंदूर 2.0, तो मैं उनसे करबद्ध प्रार्थना करता हूं भाई साहब, ऑपरेशन सिंदूर इस समय जारी है। 2.0 तो तब आएगा जब पहले की समाप्ति की घोषणा होगी। समाप्त नहीं हुआ है इस समय, सीज फायर नहीं हुआ है, सेसेशन ऑफ हॉस्टिलिटीज हुई है, यानी हमने फैसला किया है कि हम गोलीबारी एक दूसरे पर नहीं करेंगे। बस इतना फैसला है। अगर आपने कोई हिमाकत की तो ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। और जो चीज विदित थी, 3 अक्टूबर 2025 को जनरल द्विवेदी जो हैं वो गंगानगर में सैनिकों को संबोधित कर रहे थे, और उन्होंने ये बोला कि पाकिस्तान इस बात को समझ ले कि ऑपरेशन सिंदूर में जो इस समय उसने देखा है, अगर कोई हिमाकत करता है तो इस समय हम वहां पर नहीं रुकेंगे। तो इस समय पाकिस्तान में डर का माहौल है, और आज मुझे देख के अच्छा लग रहा है कि उन्होंने बड़ी सोच समझ के अपनी वर्दियां जो थी वो खाकी रखी थी। एक कारण था, लाल कुर्ती पलटन होती थी अंग्रेजों की, लाल जैकेट उनके ऑफिसर्स पहनते थे। कारण ये था कि अगर कोई गोली वगैरह लग जाए, खून का रिसाव हो, तो सैनिक खून के रंग को देखकर घबरा ना जाए और सैनिक वो क्षेत्र को छोड़ के भाग ना जाए। तो इसलिए उन्होंने उसके कोट जो थे वो अफसर लाल रंग के कोट पहनते थे। पाकिस्तान ने अपनी खाकी पतलूनें किसी सोच समझ के रखी है, मैं उनकी सोच को सलाम करता हूं, क्योंकि भारतीय सेना के सामने ये पतलूनें जो हैं ये अक्सर पीली हो जाया करती हैं। 93,000 तो एक फिगर थी, अगर इन्होंने कोई सोच ऐसी की तो इस समय हो सकता है कि विश्व कीर्तिमान एक और स्थापित कर चले और 5 के बदले 6 फिगर हमारे सामने देखने को मिले, क्योंकि अब हमारे पास में खाद्यान्न की कोई कमी नहीं है, हम फुर्सत से बिठा के खिला सकते हैं। मेड इन इंडिया खिलाएंगे, ये नया भारत है। आगे आगे देखिए होता है क्या। अवनीश जी बिल्कुल बिल्कुल कर्नल साहब, जिस तरीके से आपने खाका पूरा खींचा, और ये पूरा जो अफगान और पाकिस्तान के बीच चल रहा है, हालांकि वो डोरंड को मानते ही नहीं, वो तो शुरू से कहते हैं अटक तक हमारा है, और अटक और कटक से लेके कहाँ कहाँ तक जाएंगे। हालांकि हम भी कहते हैं कि भाई तुम तो हमारे हो, तुम तो पूरे हमारे ही हो, तुम पीओजे की क्या बात करते हो। लेकिन आपने जिस तरीके से संकेतों की बात की और कहा ऑपरेशन सिंदूर 2.0, बिल्कुल नहीं, मैं सहमत हूं सर आपसे, क्योंकि ऑफिशियल बयान हमारा क्या है ऑपरेशन सिंदूर के समय? पॉज का मतलब रिमोट का पॉज का बटन दबा है। रिमोट जिनके हाथ में है, और जैसा हमारे प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि साहब सेनाएं डिसाइड करती हैं कब, कहां, कैसे और किसके साथ, तो वो चल रहा है। पाकिस्तान के हल्के में आप देखिए, वो तो चीख चीख के कह रहे हैं साहब ये ऑपरेशन सिंदूर ही है, बस अफगानिस्तान से चल रहा है। और एक संयोग प्रधानमंत्री जी का मैं ले रहा हूं, ये जो कहते हैं ना संयोग नहीं प्रयोग है, तो जिस समय तालिबानी फॉरेन मिनिस्टर हमारे यहाँ होते हैं, ठीक उसी समय हमला, और हमले के बाद ये सब कुछ चल रहा होता है। ऐसे में कोई भी फॉरेन मिनिस्टर किसी भी देश का हो, अगर वो बाहर है तो वो भाग के सबसे पहले अपने देश जाता है,
लेकिन अगला बंदा हफ्ते भर यहीं रहता है, मरकज से लेकर सारी चीजें घूमता है। तो ये चीज तो बताती है। अच्छा, 25 से 30 तक चली इस्तांबुल में। टर्की और कतर ने पूरी कोशिश कर ली। बाद में ये कहा गया कि अब ईरान साहब आएंगे, ईरान साहब कुछ कराएंगे। तो खैर, ये मुस्लिम उम्मा का मामला है। अब 6 नवंबर को इस पर अगली बातचीत होगी। पाकिस्तान जिसके हाथ में कटोरा है और जिसकी खाकी पतलूनें वाकई गीली हुई पड़ी हैं और विजिबल हैं, आपने बड़ा अच्छा रूपक खींचा। सवाल ये होता है कि भारत को इससे क्या हासिल होने वाला है, चाहे इनके बीच में जंग हो या कोई सेटलमेंट हो। क्यों? क्योंकि अफगानिस्तान और पाकिस्तान, भारत बॉर्डरिंग कंट्रीज नहीं है। लेकिन बहुत सारे लोगों ने इस माइन्यूट चीज को मिस कर दिया होगा। जब एस जयशंकर साहब तालिबानी फॉरेन मिनिस्टर के रहते हुए उन्होंने कहा कि वी आर अ बॉर्डरिंग नेशन, ये क्या संकेत था साहब? क्योंकि पीओजे के वाला मामला भी है। तो क्या अब हम उस राह पर आगे बढ़ रहे हैं? और ये जब ओटी में प्रवेश कर चुके हैं, मरीज जब पेंट हो चुका है, इसको जब ऑपरेट होना है, सिजेरियन होना है, उस सिजेरियन के बाद कोई किलकारी हमारे हिस्से भी आएगी साहब? अब जी आपने बड़ी सही बात पकड़ी है। देखिए, एक उत्तरी क्षेत्र में एक छोटा सा टुकड़ा है, उसको कहते हैं वाखान कॉरिडोर। वाखान कॉरिडोर जहां पर गिलगित बाल्टिस्तान के साथ मिलता है, उसकी चौड़ाई है 147 किलोमीटर। बहुत लोगों को लगा था कि हमने आखिर पीओजे के क्यों नहीं ले लिया ऑपरेशन सिंदूर जब चल रहा था। अवनीश जी, मैंने सिर्फ एक चीज कही थी कि देखिए, अगर अंडा है आपके हाथ में, फर्ज कीजिए ये हाथ में मेरे अंडा है और इस अंडे को लेके मैं मसल देता हूं, तो क्या होगा? अंडा फूट जाएगा, गंदगी फैलेगी, बदबू आएगी और अंडा किसी काम का नहीं रहेगा। मैं इसी अंडे को रख देता हूं नीचे, मुर्गी को अनुमति देता हूं कि तू बैठ इस पे, अंडे को से। मुर्गी बैठती है, अंडे को सेती, अपना समय लेती है। अंडे को सेने के बाद में एक सुंदर सा जीव उसमें से उत्पन्न होता है। तो मैं भारतीयों से ये कहता हूं कि पॉपकॉर्न संभाल के रखिए, अंडे के सेने की प्रक्रिया को आप उसका लाभ उठाइए, उसका आनंदित होइए उसको देखकर, और जब उसमें से एक नया जीव प्रकट होगा, उसका आनंद लेंगे। शिशु को गोद में लेके हर एक को बड़ा अच्छा लगता है, उसकी किलकारी जब आपके हाथ में घूमती है। तो इस समय मुर्गी अंडा से रही है, सेने दीजिए। मेरा मानना यह है कि हमने इस समय 20 एम्बुलेंस दी है अफगानिस्तान को। वो 20 एम्बुलेंस मुझे लगता है कि हो सकता है बाई रोड जाए, क्योंकि फालतू में क्यों हवा में उड़ा के भेजना उनको। इतना बढ़िया वाखान कॉरिडोर बनाया, वहां से आराम से जाएंगी वो। और साथ में अगर कुछ पड़े हुए मिल गए लोग जिनको इलाज की आवश्यकता है, उसमें डाल के ले जा सकते। जी, वाखान कॉरिडोर आपने बनाया, बड़ा सही। तो जहां ये पाकिस्तान से मिलता है, ये इलाका जो है ये गिलगित बाल्टिस्तान का है। और इसके ऊपर थोड़ा सा दाहिने तरफ जाएंगे तो आपको शख्सगाम वैली का इलाका है, जहां पाकिस्तान ने चीन को वो अपना इलाका दान दे दिया। देखिए, दान आदमी देता है अपनी संपत्ति से, किसी पराई संपत्ति से कौन दान देता है? पाकिस्तान। तो ये आज एक नई चीज निकल के आई है कि अगर कोई पराई संपत्ति से भी दान दे दे तो उसको हम पाकिस्तान बोलेंगे अब से, क्योंकि दान हमेशा आप अपनी तरफ से देते हैं। तो ये मेरा मानना है कि वाखान कॉरिडोर जो है हम अभी भी मानते हैं, क्योंकि गिलगित बाल्टिस्तान जो है भारत का अभिन्न अंग है वो। और इससे जुड़ती हुई सीमा जो है अफगानिस्तान की, वो 147 किलोमीटर की। इसीलिए एस जयशंकर जी ने बोल दिया कि हमारे जो है इमीडिएट नेबर है अफगानिस्तान में, और ये हमारी स्टेटेड पॉलिसी है। हम कहते हैं अफगानिस्तान इज आवर इमीडिएट नेबर। चाहे इसका कोई विरोध करे, चाहे कुछ करे, हम इसको जानते हैं, हम इसको मानते हैं। सन 95 में हमारी संसद ने बैठ के एक प्रस्ताव पारित किया है, और संसद जो प्रस्ताव पारित करती है, हर भारतीय का ये फर्ज बनता है कि उस पारित प्रस्ताव का वो पालन करे और उसको हमेशा अपने संज्ञान में ले। भारतीय सेना को जब बोला जाएगा कि ग्रीन ऑन गो, तो भारतीय सेना जो है वो अपने पॉलिटिकल बॉसेस का कहना मानेगी, और फिर जो भारत की भूमि है वो फिर भारत में विलय हो जाएगी। कतिपय अखंड भारत का जो सपना है वो वीर सावरकर का पूरा होता हमें दिखाई देगा। बिल्कुल साहब। और कहते हैं ना कि जब प्राकृतिक हो, भारत कुछ भी अप्राकृतिक नहीं करता। और ये हरा रंग अप्राकृतिक स्वयं में है, इसकी पैदाइश और इसका जो आप कह सकते हैं केमिस्ट्री, वो सब का सब अवैध है। और मैं तो कर्नल साहब यहाँ तक कहता हूँ कि भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान और आंशिक रूप से अफगानिस्तान, यहाँ कोई मुसलमान रहता ही नहीं। ये सब के सब कन्वर्टेड हिंदू है, और यही इनकी पहचान। इसके अलावा इनकी कोई पहचान नहीं है। हालांकि इनको अरबी, भिंडी और इस तरह की चीजें खाने का बड़ा शौक है। जहां इनसे वो क्या कराते हैं ये दुनिया को पता है। कर्नल साहब, चलते चलते बगराम बड़ा सेंट्रल इस समय अट्रैक्शन में है और हमेशा से रहा है। आपने अपनी बातचीत शुरुआत में ही बताया कि उसकी क्या इंपॉर्टेंस है।
बगराम पे तो लार टपकाते हैं वो जो समझौते वाले सीज फायर वाले चचा हैं। तो जो ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में बात नहीं बन पा रही है, या दोनों एक दूसरे के खिलाफ इतने तगड़े खड़े हो गए हैं, तो इसमें कहीं बगराम का जो भारत का कनेक्शन है, जो तालिबान गवर्नमेंट ने कहा है, तो क्या पीछे के दरवाजे से चचा और चचा का जो इकोसिस्टम है, वही तो नहीं ये बवाल रोके पड़ा है कि पहले भैया बगराम तुम देखो, और बगराम तो हमारा है, हम एक बार फिर यहाँ आएंगे। तो ये बगराम क्या की है जिसकी वजह से इसे इसे होने नहीं दिया जा रहा है, हालांकि पाकिस्तान दुनिया के बहाने कर रहा है। अवनीश जी, चचा ने बोला कि मुझे बगराम से प्रेम है, परंतु ऐसा होता है कि देखिए, जो प्रेमिका अपने पति के साथ में अपनी ससुराल चली जाती है, फिर उसके प्रेमी को यह समझ लेना चाहिए कि अब मेरा उस पे कोई अधिकार नहीं है, उसको वो भगिनीवत देखना शुरू कर दे। तो बगराम की स्थिति इस समय ऐसी है कि बगराम जो है वो भारत को दे दिया गया है, मान के चलिए, क्योंकि 3 दिन पहले एक C-17 ग्लोब मास्टर वहां पर खड़ा हुआ था, भारतीय वायुसेना का। और वो कहते हैं रिलीफ मटेरियल लेके गया था, लेकिन वो रिलीफ क्या थी और मटेरियल क्या था, ये बाद में चल के देखा जाएगा। उससे पहले हमारे 3 प्लेन्स वहां पर ऑलरेडी लैंड कर चुके हैं, रसद सामग्री लेके। उनका नाम जो था वो कोड नेम दिया गया था रसना, गोल्ड स्पॉट, जैसे पीले रंग के ड्रिंक होते हैं ना ये। अब वो फिर वो आप सब बोलेंगे कि देखिए ड्रिंक का नाम भी भगवा रखा गया है और वो हवाई जहाज के नाम भी उसको रख दिए। खैर, दुख की तो कोई सीमा नहीं है किसी की, परंतु ये नाम थे उनके, वो कोड नेम के साथ में वहां लैंड करते हैं। तीसरा नाम मैं अक्सर भूल जाता हूँ, रसना था, गोल्ड स्पॉट था, आपको तीसरा नाम याद नहीं आया। तो ये लैंड करते हैं वहां पर, अपना काम करके वापस आते हैं। उसके बाद में ये C-17 ग्लोब मास्टर भी वहां पर भ्रमण कर लिया जाता है। तो भारत इस समय अफगानिस्तान को पूरा सपोर्ट दे रहा है। एक बड़े दार्शनिक है पाकिस्तान में, वो एक टेलीविजन पर आते हैं जो कि चिड़िया का सहारा लेते हैं। उनकी चिड़िया उनके कान में कुछ ना कुछ गुटर गुटर कर देती है और वो उसको जाके टीवी के सामने बोल देते हैं। उनका नाम है नजम सेठी। वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन भी रहे और सुनते हैं कि पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के वो मुखिया भी रह चुके हैं वो। तो उन्होंने एक बार ऐसे ही चैनल पे बोल दिया कि अगर अफगानिस्तान पानी रोकने की धमकी देता है तो अफगानिस्तान भारत नहीं है, हम मिसाइल दागेंगे और अफगानिस्तान के वो डैम जो है वो ध्वस्त कर देंगे। आज के दिन नजम सेठी साहब अपने आप को कोस रहे होंगे कि मैंने आखिर ऐसा शब्द क्यों प्रयोग किया। आज पाकिस्तान की वो स्थिति है, वो अफगानिस्तान के ऊपर भी मिसाइल दागने में अक्षम है। वो मिसाइल नहीं दाग सकता क्योंकि इस समय भारत के इंटरेस्ट अफगानिस्तान में है। और मैंने करीब 15 दिन पहले अवनीश जी नेशनल टेलीविजन पे ये बात बोला था कि बागराम का रास्ता जो है वो साउथ ब्लॉक दिल्ली से होकर जाता है। भारत इस समय खेल खेल नहीं रहा है, भारत खेल खिला रहा है। इसको मान के चलिए, ये नया भारत है, ये घर में घुस के मारता है। भारत खेल खेल नहीं रहा है, और वो भारत जिसने 6 दशकों तक न जाने किस पार्टी और किस खानदान की सत्ता रहते हुए खेल का शिकार हुआ है साहब। लेकिन अब ये नया भारत है, जैसा आपने कहा कर्नल साहब, कि भारत खेल खिला रहा है, रेफरी की भूमिका में है, और अखाड़ा भी उसका अपना है, मैदान भी उसका अपना है, और हासिल भी उसको केवल कोई कंसोलेशन तमगा नहीं मिलना, उसको जमीन भी हासिल होनी है, क्योंकि ये हमारा वो हिसाब है जिसे हम निपटाएंगे, और सिर्फ बोल के नहीं निपटाएंगे, और अब तो करने की स्थिति है और करने की राह पे। कर्नल साहब, अफगानिस्तान पाकिस्तान इन दोनों के बीच में जो कुछ भी चल रहा है, इस्तांबुल में 5 दिनों की बातचीत हुई, उसके बाद अब 6 नवंबर को बात हुई, वो करें। लेकिन मैंने जैसा शुरू में कहा था कि मैं बेहद स्वार्थी व्यक्ति हूं, मैं अपना सोचता हूं, भारत का क्या। आपने लगातार बातचीत में हर समय हमारा क्या यानी भारत का क्या, इसको समेटते हुए, इसको शामिल करते हुए जिस तरीके से पूरा खाका खींचा है, मुझे लगता है कि दर्शकों आपको एक व्यापक दृष्टि मिली होगी अफगान और पाकिस्तान के बीच में जो कुछ भी चल रहा है, और उसमें हम क्या कर रहे हैं, हमें क्या करना चाहिए, और आगे हम क्या करेंगे, और हमें हासिल क्या होगा, इस सब की एक दृष्टि कर्नल साहब आपकी बातचीत से जरूर मिला। मेरी तरफ से, प्रारब्ध के दर्शकों की तरफ से, इस उद्घाटन सत्र में मुझे समय देने के लिए अपनी तमाम व्यस्तताओं के बीच आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे उम्मीद है कि अब मेरा यह अधिकार है, प्रारब्ध के दर्शकों का अधिकार है कि हम आपके साथ लगातार बातचीत प्रारब्ध पर करते रहे। कर्नल साहब, आपने समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और दर्शकों, कैसी रही आज की ये बातचीत, नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। अवनीश जी, जाते जाते मैं एक जिक्र और करना चाहूंगा कि मेरी एक मित्र है डॉक्टर कीर्ति मिश्र।
उन्होंने मुझसे ये बोला कि अवनीश जी के प्रोग्राम पे जा रहे हैं, आप उनको ये ज़रूर बताइएगा कि उनकी वजह से मेरी हिंदी जो है, वो सुधरी है। तो एक कॉम्प्लीमेंट आपके लिए है कि लोग जो हैं आपको इस उद्देश्य से भी देखते हैं, ना सिर्फ ज्ञान अर्जन के लिए, वरन अपने भाषा को और थोड़ा-सा परिष्कृत करने के लिए। बहुत-बहुत धन्यवाद, बड़ा अच्छा लगा आपसे बहुत बात बहुत कर। प्रणाम आदरणीय को, और आपको भी बहुत बहुत प्रणाम। और चलते चलते फिर एक बार वही विनती, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियोस को शेयर कीजिए और बेल आइकन जरूर दबा के रखिए। तो इसी के साथ आज की चर्चा समाप्त करेंगे। मुझे और करना साहब दोनों को आज्ञा दीजिएगा। नमस्कार, प्रणाम, जय जय श्री राम।